पाकिस्तान और नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल है और ये हलचल हुकूमती वज़रा के बयानात, हुकूमती मुशीरों के बयानात, अपोजिशन के बयानात, उससे लग रहा है कि शायद बहुत कुछ हो रहा है। और जब सियासत पे नज़र डाली जाए, जब मकासद देखे जाए, तो ये सोचने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई ऐसा कुछ होगा। लेकिन तारीख से जब आप तारीख के औराक पलटते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको पता लगता है नहीं, ये शोर शराबा तो हमेशा ऐसे ही होता रहा। और अगर 1964 में जब पहली दफ़ा अपोजिशन का कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ ने अपना इत्तेहाद बनाया था, तब से लेके अपोजिशन इत्तेहाद की आप तारीख देखें, प्रोटेस्ट की तारीख देखें, तो इफ़ेक्टिवली उस वक्त वो अपने मकासद कभी भी हासिल करने में कामयाब होते नज़र नहीं आए। तो क्या ये कहा जा सकता है तारीख के तनाजुर में कि अब भी सिर्फ ये एक शोर शराबा ही रहेगा? हुकूमत भी इसको इसी तरह से देख रही है और स्टॉर्म इन अ टी कप भी कुछ लोग इसको कह रहे हैं। लेकिन इससे चीज़ें बहुत सारी अब वाजे होते जा रही हैं। वाजे ये भी होता जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या सिर्फ चंद ख़ानदानी हैं जिन्होंने इस मुल्क में हुक्मरानी करनी है, या सियासी पार्टीज़ अपना एक कल्चर इवॉल्व करेंगी जिसमें कि लीडरशिप है, जैसे बरतानिया में होता है, अमेरिका में होता है कि पार्टी की लीडरशिप भी चेंज होती है, वहाँ के वज़ीर आज़म और सदर भी तब्दील होते हैं और क़यादत मुख्तलिफ लोगों के पास जाती है। जो हुकूमती अरकान और वज़रा इस हवाले से इशारा दे रहे हैं कि नून से शीन निकलेगी, तो क्या उनका मतलब यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत संभालेंगे और शरीफ ख़ानदान सियासत अब मजीद, क्योंकि करप्शन के जितने उनके खिलाफ केसेस, और ये पहली दफ़ा करप्शन के केसेस उन पर नहीं लगे। जब उनकी पहली हुकूमत को सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने कहा था कि जी ये करप्ट हुकूमत है और इनको घर भेजा था, तब से ये इल्ज़ामात चलते आ रहे हैं आज तक। आप हर दौर में उठा के देखें और हर दफ़ा एक डील लेके निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और इस दफ़ा भी नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचने में तो कामयाब हो गए। ये एक और बात है कि इस दफ़ा चंद वज़रा ने बाद में खप डाल दी कि जी अब मरियम बीबी को हम जाने नहीं देंगे, और उसके बाद से हुकूमत कहती है कि जी क्योंकि हमने मरियम बीबी को जाने नहीं दिया तो इसलिए अब ये सारा एक तूफान, स्टॉर्म इन अ टी कप अपोजिशन लेके आ रही है अपने करप्शन केसेस बचाने के लिए। तो क्या वाकई ये मामला है? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, नदीम मलिक के साथ इंटरव्यू में, कि नवाज शरीफ एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। और साथ उन्होंने इंडियन जो नैरेटिव है इस हवाले से, इंडियन मकासद जो हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़े तौर पर बताया। इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई ऐसा है? आप मुख्तलिफ जब टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं, तो द लाइन ऑफ कंट्रोल, एक प्रोफेसर, इंडियन प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी किताब में बड़े वाज़े अल्फाज में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट है उसका नैरेटिव बहुत ही सादा है, बहुत ही आसान है। और वो ये कहते हैं कि अमूमी रुझान बल्कि जान छुड़ाने वाला रास्ता यही है कि पाकिस्तान से मुतालिक हिंदुस्तान का सरकारी मौक़िफ़ अपनाया जाए, जो ये है कि पाकिस्तान पर आर्मी की हुकूमत है, नाकाम रियासत है, मजहबी जनूनियत पर मबनी रियासत है जो भारत को तबाह करना चाहती है। अब ये वाली चीज़ें और बहुत से जो इंडियन एनालिस्ट हैं, इंडियन मिलिट्री के साबिक चीफ है, वो भी इस हवाले से बड़ी वाज़ेह चीज़ें कहते हैं। जो मदारिस का, पाकिस्तान में मदारिस के स्टूडेंट का रोल है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आजकल प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें, वो भी प्रोग्राम में आगे जाके आज आपको बताएंगे कि कैसे ये प्लान्स बनते हैं और फिर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किस तरह से होते हैं और ये स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है किस लिए। साथ साथ जब आज़ाद अदलिया की बात होती है, आज़ाद सहाफ़त की बात होती है, जो लोग ये बात कर रहे होते हैं उनके बयानात में इतना खुला तजाद क्यों आ जाता है? अब से कुछ ही अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जब इस्लामाबाद धरना लेके आए थे तो स्टेज पे खड़े होकर ऐलान करते थे कि जनाब मैं आज़ाद मीडिया की जंग लड़ूंगा, और अब चैनल्स का बॉयकॉट, चैनल्स को धमकियां, ये क्यों? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें, कहते हैं जी हम आज़ाद अदलिया की बात करते हैं और आज़ाद अदलिया के लिए जंग लड़ेंगे। लेकिन जब अपनी तारीख उठाई जाए, जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला केस हो, जस्टिस कयूम वाला वाकया हो, सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात हो, या हाल ही में जज अरशद मलिक की वीडियो को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करने का वाकया हो और 500 मिलियन रुपए बाहर आपको सेटल करवा देंगे, वो सारी तारीख। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब पहली दफ़ा ये चीज़ होती है, तो कानून हरकत में क्यों नहीं आता? ये लोग निकल किस तरह से जाते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में
शिरकत करने का। अपोजिशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, मुख्तलिफ जलसों का ऐलान कर दिया है और दूसरी दफ़ा गालिबन ये तीसरी दफ़ा तब्दील हुई है कि पहले कोयटा में 11 को होना था, फिर 18 को, अब वो शेड्यूल भी चेंज हो गया है। तो अपोजिशन इस वक्त क्या कह रही है और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? देखिए अरशद, पहली बात तो यह है कि आपने जिस तरह से अपने इंट्रो में एक बड़ी तफसील से एक जो है वो अहाता किया है इंडिया के नैरेटिव का कि वो किस तरह से चाहता है, क्या करेगा। नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ की अचानक ये तकरीर इस वक्त क्यों हुई और इस वक्त PMLN की स्ट्रेटजी क्या है। जाहिर है कि शतरंज के ऊपर, या आप समझिए कि उन्होंने जो अपने पत्ते हैं वो तो सारे आपके सामने रख दिए हैं। नवाज शरीफ ने ये जो एग्रेसिव स्टांस लिया है, उन्होंने क्यों लिया है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर और शहबाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर, उनको मोड़ा जा सके और कहा जाए कि ये तो दरअसल सियासी मुकदमात हैं। और वो सियासी मुकदमात कब साबित कर सकते हैं? जब वो पाकिस्तान की फौज को उसमें लेके आए। वो यूके में बैठे हुए हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं और वो नैरेटिव जो ये जब हम ये बात करते हैं कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो हिंदुस्तान के बहुत करीब है, तो वो दरअसल क्या होगा हम कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी यही करता है जो आपने अपने शुरू में अपने बयानिया में जो कहा कि पाकिस्तान के ऊपर, दरअसल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जमहूरियत नहीं है वहाँ पे पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान पे रूल करती है और फैसले सारे तो नहीं फौज करती है, बाकी तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ ने ये नैरेटिव इसलिए अपनाया है ताकि उनके ये लगे कि जो केसेस बदनवानी के उनके ऊपर हुए हैं वो दरअसल केसेस वो नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो सियासी केसेस हैं। जबकि दूसरी हकीकत ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर बने ही नहीं है। पैनामा का जो स्कैंडल आया था वो तो सिदित्से ज़िदवर की जर्मन अखबार थी जिसमें उन्होंने ये स्कैंडल छापा, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आइसलैंड में भी हुकूमत गई और भी मुल्कों में बहुत लोगों को जो है वो रिजाइन करने पड़े और केसेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का नाम उसमें आया और नवाज शरीफ के ऊपर तहकीकात हुई। फिर जो फौज से दूसरा गिला बना वो ये बना कि जब पानामा के ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब ने जो तहकीकाती कमीशन बनाया उसमें जो फौजी शामिल थे उन्होंने मेरा पैसा छुपाने में मेरी मदद क्यों नहीं की। जुडिशरी से भी उनको यही गिला है, फौज से भी उनको यही गिला है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने इन केसेस को पॉलिटिकल केसेस बनाने के लिए ये नया नैरेटिव जो है वो चुना है, और जिस तरह पहले वो नाकाम हुए हैं वो दोबारा नाकाम हुए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, मैं इस पे थोड़ी डिटेल में आता हूं, लेकिन आपने कहा कि जी साथ नहीं दिया गया। जब सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने इनकी बर्खास्त की थी उस वक्त भी करप्शन के इल्जामात इनके ऊपर लगाए थे। क्या कहा था उस वक्त जो डिसमिसल स्पीच थी बतौर सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान साहब की? आपको चंद उसके इक़्तिबासात सुना दें। By internal dissensions and frictions, persistent and scandalous harsh trading for political gain and furtherance of personal interest, corrupt practices and inducements in contravention of the Constitution and the law, and by failure to discharge substantive legislative functions. C. Corruption and nepotism in the federal government, its functionaries and authorities and agencies, statutory and other corporations, including banks working under supervision and control, and the holders of representative offices, has reached such proportions that the orderly functioning of the government in accordance with the provision of the Constitution, including the requirements of the oaths prescribed therein and the law, does no longer carry public faith and credibility. Authority, resources and agencies of the government of the Federation, including statutory corporations, authorities and banks, have been misused for political ends and purposes and for personal gains. जी नाज़रीन, आपने सुना ये जो करप्शन के इल्ज़ाम थे आज भी वही चल रहे हैं। ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जब रसीदें निकली तो पता लगा उसी दौर में खरीदे गए। जो आजकल टीटी स्कैंडल आप देख रहे हैं, चौधरी शुगर मिल का, रमज़ान शुगर मिल का, ये उसी दौर में लगे। और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस दफ़ा शायद ये कवर अप करने में किसी ने साथ नहीं दिया तो नाराज़गी ज़्यादा होगी। यही नहीं, इसके बाद जब जनरल मुशर्रफ के दौर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना और जब NRO हुआ और कि जी ये केसेस बंद करें, तो फारूक आदम खान उस वक्त के गालिबन प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने अपना जो इस्तीफा लिखा था इसका सिर्फ पैराग्राफ 10 में से मैं 2 लाइनें आपको
मिनिस्टर साहब पढ़ के सुना रहा हूं कि आई नो हाउएवर विदाउट डाउट दैट द प्राइमरी टारगेट ऑफ ब्रॉडशीट वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, members of his family and upwards of nearly 100 associates who came from some of Pakistan's wealthiest families. I recall that the ill-gotten assets of Sharif and his family members and associates were minimally put at $1 billion US. और आगे काफी सारी चीजें भी इस हवाले से हैं। तो आपने जो बात की कि इस दफा मसला यह है कि वजीर आजम ने और आपकी हुकूमत ने कहा कि एनआरओ नहीं देंगे, और नवाज शरीफ साहब को तो खैर आप लोगों ने भेज दिया जैसे कैसे करके, मरियम बीबी को आप लोगों ने रोक लिया और केसेस चल रहे हैं। तो ये सारा ही मुद्दा है इसका, और उस वक्त $1 बिलियन US से वही केसेस चले आ रहे हैं अभी तक। अगर पहली दफा निप द ईवल इन द बड होता तो ये वाला काम आज होता। अच्छा, बिल्कुल आपने ये जो आपने गुलाम इसाक खान साहब की जो तकरीर सुनाई, ये बड़ी हिस्टोरिक तकरीर है, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एंड अदील एंड अदर्स ऑफ योर टीम जिन्होंने ये तकरीर निकाली। एक्चुअली ये सारे जो इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन का कह लीजिए कि फादर ऑफ करप्शन का जो मॉडस ऑपरेंडाई है ना, वो तय हुआ हुदैबिया के केस में। और ये वो मशहूर जो गुलाम इसाक खान साहब की जो स्पीच है, ये बेसिकली जो बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज हुआ, और वो हुआ था हुदैबिया के केस से। बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली उसको बाद में फायज ईसा साहब ने जो है वो इस केस को बंद कर दिया। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जो तमाम अभी जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये जो नया केस बना है, ये भी रेप्लिकेट किया है इन्होंने हुदैबिया को। जरदारी साहब के केसेस देखें, रेप्लिकेट किया है इन्होंने हुदैबिया को। हुदैबिया केस क्या है? पाकिस्तान में पैसे लो, पाकिस्तान से पैसे पहले हवाला के जरिए बाहर भेजो, और वो पैसे फिर मुख्तलिफ लोगों के नाम टीटी लगवा के वापस मंगवा लो, या पोर्शन जो है उसका वापस मंगवा लो, बाकी वही इन्वेस्ट कर दो। ये हुदैबिया के, और एक कानून लेके आए 91 में जिसमें कहा गया कि बाहर से जो पैसे पाकिस्तान आएंगे उनका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। ये जो गुलाम इसाक खान साहब ने जो तमाम अपनी समराइज किया जो इनके ऊपर, और आपको याद होगा कि ये भी वो वाहिद नवाज शरीफ की हुकूमत, जो अब तो ये जुडिशरी को बड़ी सुनाते हैं, बट वो वाहिद हुकूमत जो जुडिशरी ने बहाल की थी वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और फिर बाद में बेनजीर भुट्टो शहीद ने जब लियाकत बाग में जलसा करके कहा कि ये चमक की वजह से बहाल हुई है, और उसके बाद आपने देखा कि 97 में रफीक तारड़ साहब जो थे वो पैसों के बैग लेके गए और उन्होंने जजों को खरीदा। सो बाद में मलक क़य्यूम साहब वाला वाकया तो सबके सामने है। तो जो क्लासिक मॉडल। अब आपने मिनिस्टर साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मैं आज ही जरा दोबारा देख रहा था, क्योंकि एक दस्तावेज आपको दिखा देते हैं नाज़रीन को भी कि वजारत दाखिला ने FIA को ये कहा है कि जी इंटरपोल से रब्ता करें, और नासिर बट जो मेन किरदार था जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का, जिसके ऊपर कत्ल के मुकदमात भी हैं, उसे पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिश की जाए। और इसमें हवाला दिया गया है कत्ल के मुकदमे का जो कि 1996 में किया था, और इस हवाले से पूरा कोर्ट रिकॉर्ड वगैरह वो भी FIA के पास मौजूद है। अब ये नासिर बट साहब हैं कौन, जो कि जज अरशद मलिक के वाक़े में आए? तो जो जज अरशद मलिक जिन्होंने हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की, जब उन्होंने अपना पहला एफिडेविट दिया तो उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो लिखते हैं कि नासिर बट किस तरह से शरीफ खानदान का एजेंट बन के माफ कीजिएगा, इनको ब्लैकमेल करता रहा, और साथ ऑफर इनको क्या दी कि जी आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में हम लोग आपको सेटल करवा देंगे, 500 मिलियन रुपया भी आपको देंगे, कनाडा सेटल होना है, यूके सेटल होना है, कहीं भी बच्चों को आपको नौकरियां दिलवा के देंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आपको सेटअप करके देंगे। और करना क्या है आपने? करना आपने सिर्फ ये कि आपने इस्तीफा देना है और कहना है कि जनाब मैंने तो अपने कॉन्शियस के बगैर प्रेशर में आके मैंने ये फैसला जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया था। और जब ये पूरी आप दास्तान देखते हैं कि ये हुई किस तरह से, कि एक बहुत पुरानी वीडियो थी जज साहब की जो कि बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं था, जिस पे ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि पूरी अदलिया को उन्होंने शर्मिंदा किया। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि ब्लैकमेलिंग का एक बाकायदा मंसूबा बनाया गया, उस वीडियो को प्रोक्योर किया गया, बीच में नून लीग के एक साथ जो लाहौर में वो आजकल मफरूर है, उनका राब्ता कैप्टन सफदर से हुआ, वो वीडियो मरियम बीबी के पास पहुंची, उस पर बाकायदा फिर हुसैन नवाज से लंदन जाके जद्दा में मुलाकातें होती रही, जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी आर देयर कंप्लीट।
लेकिन उस मुकदमे का क्या हुआ? उस मुकदमे में हम आज जब देखते हैं तो तफ्तीश आगे चल ही नहीं रही। अब वजह क्या है उसमें? शायद वही वजह होगी जो शेख रशीद साहब पूछते हैं कि जी 1 साल तक आपका ट्विटर अकाउंट खामोश क्यों रहा और आज सडनली शुरू हो गया। और फवाद चौधरी साहब ने जो बात की कि जनाब, बल्कि मैं आपको सुना देता हूं कि मरियम बीबी ने कहा कि जी हम अदलिया की आज़ादी की जड़ रहे हैं, और जब ये वाला वाकया हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, इस पे उन्होंने कहा कि 70 साल बाद आज सबूत मिला है। और क्या सबूत मिला था? ये जज अरशद मलिक की वीडियो जिसको इस्तेमाल करके ब्लैकमेलिंग का मंसूबा बनाया गया। आइए जरा सुनते हैं। 70 साल के बाद आज सबूत मिला है कि इस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदों की इज्जत को किस तरह तार तार किया जाता है। जी नाज़रीन, और शायद ये सबूत पहले मिल चुका था जिसका फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया कि ये पुरानी आदतें हैं कि जजेस से फैसले अपनी मर्जी के लो, अगर बात फोन पे मान जाए, जैसे शहबाज शरीफ साहब और जस्टिस मलिक कयूम की कॉल है। जरा दोबारा सुन लेते हैं। बड़ी मेहरबानी सुनाओ खत्म करता है। बड़ी मेहरबानी। दूसरा मामला है। अच्छा मैनू उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करियो जरा और ध्यान करना चाहिए। क्या सर मैंने अच्छा उन्होंने की है जी वो थोड़ा कोई बना के सर्वर का ख्याल करना खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। मियाँ साहब ने कहा बात खत्म हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैफुर रहमान साहब की भी इस हवाले से कॉल्स थी कि किस तरह पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ क्या करना है। और जज साहब अगर फोन पे ना माने तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवा दो, और जैसे फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ब्रीफ केस लेके जाओ। साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने स्ट्रेटजी के हवाले से क्या कहा, जो कि इन दोनों का मिलाप हमें भी जज अरशद मलिक के केस में नजर आया। आइए जरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमला कराया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कराया। मैं चीफ जस्टिस था, उसमें बदकिस्मती थे हमारे जजेस जो हैं, दे वर ऑन द साइड ऑफ नवाज शरीफ। पैसे लिए थे उन्होंने? लिए थे या नहीं लिए थे वो तो अल्लाह जाने, वो जाने, लेकिन ये तो सारी बातें अखबारों में आई थी। ब्रीफ केस लेके गए थे, सूट केस लेके गए थे। तो ये होता है सर? होता है ना, मैं क्या कहूँ, होता है, अभी भी होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। जी मिनिस्टर साहब, आपने सुना जो आपने दोनों जिक्र किए थे। अब जज अरशद मलिक के केस में जज अरशद मलिक साहब को फारिग कर दिया गया, बिल्कुल ठीक है, अदलिया के जजेस का फैसला है। और लेकिन जो लोग ये ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जो ये ऑफर्स दे रहे थे, जिन्होंने एक पुरानी वीडियो प्रोक्योर की, उसका इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ कार्रवाई आपकी हुकूमत क्यों नहीं आगे लेके चल सकी? नहीं, इस पे तो होना तो यही चाहिए था कि जुडिशरी ने जब फारिग किया तो उसके साथ उनको ये ऑर्डर भी करना चाहिए था कि ब्लैकमेलिंग में जो लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि ये केस जब अपील में अब जाएगा तो वहाँ पर जो जज साहिबान हैं वो इस नुक्ते को भी देखेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और मेरा ये ख्याल है कि इसमें भी जो सज़ा कम जो है वो तो डेफिनेटली हुई। और जिस तरीके से जज को ब्लैकमेल इन्होंने किया वो तो पहली बात नहीं है। मैंने पहले आपको बताया कि जैसे बीबी शहीद ने 93 में जब उनकी हुकूमत बहाल हुई थी तो उनका इल्ज़ाम, उन्होंने कहा कि ये चमक का नतीजा है। उसके बाद ये 97 वाला वाकया, और फिर ये सज्जाद अली शाह साहब ने जो काशिफ को इंटरव्यू दिया, और इसके अलावा उनकी किताब भी है कोर्ट रूम इन द ग्लास हाउसेज, जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से ये सारे वाकयात जो हैं वो लिखे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो एक सबसे जो बड़ा इस वक्त धचका पहुंचा इनको, कि जो पाकिस्तान की जो तब्दीली है, जिस तरीके से इदारों ने इनके हाथ बिके नहीं, असल जो झटका इनको लगा है वो ये लगा है, क्योंकि ये तो देखें इदारों को खरीदने के पुराने जो है वो इनका था, और ये तो हमेशा इदारों को खरीदते रहे हैं। पहली बार ये हुआ कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर इमरान खान का राइज जो है वो भी एक बड़ा फिनोमिनल राइज था। आप देखिए जिस तरीके से प्राइम उस वक्त इमरान खान पीटीआई के जलसे हैं या जो लोगों का एक निकलना था, और अब ये जो सारा दबाव डाला जा रहा है ये बुनियादी तौर के ऊपर
अब ये इनको लग रहा है कि अगर हमने ये नहीं किया तो देखो ना अरशद भाई, ये इशू ये है कि पहले केसेस क्या होते थे, जरदारी साहब वगैरह के ऊपर जो नवाज शरीफ के केसेस वो ये थे, किसी बंदे को पकड़ा, उसको दबाव डाला, किसी को मारा, उसने बयान दे दिया। अब तो जो केसेस हैं नवाज शरीफ पे या शहबाज शरीफ साहब पे, इन पे कोई केस को ये तो है ही नहीं ना कि किसी बंदे ने को गवाही दी है, ये तो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 41 वॉल्यूम्स का केस जिसको आपने अपने प्रोग्राम में बड़ी तफसील से क्लियर किया है कि किस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं जो नुक्ता दर नुक्ता एक दूसरे से मिलती जाती हैं और आपके सामने ट्रांजैक्शंस आती हैं। कोई जुबानी कलामी तो बात ही नहीं है ना, सारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इनको नजर आ रहा है कि इसमें कन्विक्शन जो है जरूरी है और सामने नजर आ रही हैं, लिहाजा इन केसेस को पोलिटिसाइज किया जा रहा है। राइट, मिनिस्टर साहब एक वक्फा लेते हैं और आपने जो भारत वाली बात की, जो वजीर आजम ने इससे बात की, साबिक सदर आसिफ जरदारी इस हवाले से क्या कहते रहे, इस नुक्ते पे थोड़ी तफसील से बात करते हैं एक वक्फे के बाद। भारतीय लिटरेचर का जब आप रिव्यू करते हैं तो पता लगता है कि भारत की सरकारी लाइनें जो कि प्रोपगेट की जाती है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, पाकिस्तान पे फ़ौज की हुकूमत है, पाकिस्तान में मजहबी जनूनियत है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। वो क्या तरीके हैं वो ज़रा आगे चल के बताते हैं। जो मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया, वो वज़ीर आज़म ने भी नदीम मलिक के साथ अपने इंटरव्यू में बताया कि मुस्लिम ममालिक में फ़ौज के साथ क्या किया गया और उन ममालिक की हालत क्या है। आइए देखते हैं। लिबिया से शुरू हो, सीरिया जाओ, इराक का देखो क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का देखे क्या हाल हुआ, यमन में क्या हो रहा है। यार ये सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है, हम क्यों बचे हुए हैं? अगर आज हमारी पाकिस्तानी फौज ना होती, इस मुल्क के, मैं आज आपको राइटिंग में देना 3 टुकड़े हुए होते। हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स बकायदा कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है। हमें जो आज हम बचे हुए हैं, हमारी फौज की वजह से बचे हुए हैं। ये जो कैंपेन पूरी चला रहे हैं फौज को जलील करने का, कमजोर करने का, इंटरनेशनली कैंपेन चलाते हैं। ना सिर्फ ये, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ साहब एक इंतहाई खतरनाक गेम खेल रहे हैं। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। देखिए ये बड़ी डेंजरस गेम हो रही है, ये जो नवाज शरीफ खेल रहा है, ये बहुत एक खतरनाक पाकिस्तान की गेम के खिलाफ गेम खेल रहा है। यही अल्ताफ हुसैन ने खेली थी। इनके पीछे 100% मैं आपको वाजे कहता हूं कि इस तरह हिंदुस्तान इसकी पूरी मदद कर रहा है। इसमें किसका इंटरेस्ट है कि पाकिस्तानी फौज कमजोर हो? हमारे दुश्मनों का। कौन बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर जो हिंदुस्तान लॉबी को अपना बड़ा डेमोक्रेट बन रहा है पाकिस्तान की फिक्र में? हुसैन हक्कानी, वो वहां बाहर बैठा हुआ है, वो पूरी कैंपेन चलाता है वहां बाहर बैठ के। यहां जो बेचारे नादान लिबरल्स बने हुए हैं वो भी अपनी जी हम फौज के अगेंस्ट हैं। मैं इनको कहता हूं खुदा के वास्ते आंखें खोलो अपनी। जी नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया, वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़े अल्फाज में कनेक्शंस भी, लिंकेजेस भी बताने की कोशिश की, लेकिन बयानिया आपको सुना सुनाया वही लगता है जो कि इंडियन सरकारी नैरेटिव है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, पाकिस्तान में फ़ौज की हुकूमत है, मजहबी जनूनियत है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो CWC में बातें की और फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो बातें की, वो काफ़ी सुनी सुनाई लगती हैं। और वज़ीर आज़म के इन बयानात के कॉन्टेक्स्ट में आप खुद ये गुफ्तगू सुने और ख़ुद फैसला करें कि कौन क्या बात करे और क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है जो कि इंडियन मिलिट्री जनरल्स और इंडियन मिलिट्री ऑफिशल्स, इंडियन थिंक टैंक जिसका वज़ीर आज़म ने हवाला दिया, वो भी यही बात कर रहे हैं। There are so many options on the table if you want to bring Pakistan to your knees. If you want to break Pakistan, you must break the will of the Pakistani army to fight. I'm telling you, and when you start damaging their army, Pakistan will come down to its knees. पाकिस्तान में 30,000 रेगुलर मदरसास हैं और लाखों अनरेगुलेटेड मदरसास हैं। एक मदरसे से एक बच्चा निकलेगा, they will continue fighting for the next 100 years. के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से कम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के नीचे कर लें जी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें खुद अपने प्रधानमंत्री से जॉब खोना पड़ा। तो जब तक कि ये 2 संस्थाएं एक देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी और मिलिट्री के पास होंगी, तब तक ये परेशानी रहेगी। We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally. It has to be a multi-pronged strategy. एक सिर्फ जो सेना है वो ये चीज हल नहीं कर सकती है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है
उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है, और वे तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मींस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। When you will be talking about strategy, counter strategy, you will not be talking about terrorism. Then you have got to talk about the entire ideology for which, or the entire political objective that has to be fought. Terrorism is a tactic, one particular tactic. You can have many tactics to achieve your that political goal. जी नाज़रीन, आपने इस हवाले से सुना। मिनिस्टर साहब, आपने भी ये सारी चीज़ें सुनी। वज़ीर आज़म साहब जो थिंक टैंक्स की बात कर रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, ये वही बातें हैं जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छा आपने ये जो भी सारी गुफ्तगू सुनाई है ना, ये कोई टॉम डिक हैरी की बात नहीं है। ये नहीं है जैसे हमारे यहाँ या कहीं वहाँ पे इंडिया में भी जो एक ऐसे ही जो लोग समझें आपके शोहरत के लिए या कोई मुतनाज़े बात कर दें कि हमारी खबर बबर बन जाए। इनमें आपने कम से कम 2 जो टेप्स हैं वो आपने दिए हैं अजीत डोवल की। अब अजीत डोवल कौन है? अजीत डोवल इस वक्त इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और वो भारत की जिस वक्त खारजा पॉलिसी है और सिक्योरिटी पॉलिसी है वो उसके इंचार्ज हैं। ये वो कोई मतलब ऐसा आदमी नहीं है जिसको आप ऐसे इग्नोर कर दें कोई भी बात, बिकॉज उसकी जो फिलॉसफी है दैट इज डोमिनेटिंग इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी राइट नाउ। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट नैरेटिव जो अजीत डोवल दे रहे हैं और वो अपने एक पूरा उसकी पॉलिसी को कर रहे हैं, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है। सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए जो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ जो ये एक डिबेट शुरू हुई है उसका बहुत करीबी अक्स जो है वो वही है जो अजीत डोवल दे रहे हैं, और उस पॉलिसी को जाहिर है पाकिस्तान इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल, और इसमें एक साबिक इंडियन मिलिट्री चीफ भी हैं जो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी आर्मी है उसको हिट करना है। जनरल बिक्रम सिंह इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जरा सुनते हैं दोबारा। It has to be a multi-pronged strategy. एक सिर्फ जो सेना है वो ये चीज हल नहीं कर सकती है। हमें अपना डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। यकीनन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी, ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात हैं वहां पे करवानी है, और वे तभी होगा जब हम उनका खून बहाएंगे थ्रू एसिमेट्रिक मींस। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। जी, ये भी सुनो। और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद वो क्या कहते हैं 2 इंस्टीट्यूशंस को, एक आईएसआई और फौज के हवाले से, इनको किस तरह टारगेट करना है, वीकन करना है, पहले क्या कोशिशें हुई, आइए देखते हैं। कि जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कोशिश की थी कि किसी तरीके से कम इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन तो हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के नीचे कर लें जी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें खुद अपने प्रधानमंत्री से जॉब खोना पड़ा। तो जब तक कि ये 2 संस्थाएं एक देश की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी और मिलिट्री के पास होंगी तब तक ये परेशानी रहेगी। जी, मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़े अल्फाज में किया, इंडियंस खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको के हिट करना है। तो अब यही काम हमने शुरू कर दिया, और अजीत डोवल का आपने कहा बिल्कुल बतौर NSA उसने काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बनाई। कलभूषण को भी यहाँ भेजा जो कि हमने पकड़ा, और पाकिस्तान में डिफरेंट जो प्लान हैं जो आपने भी जिसका हवाला दिया कि मुख्तलिफ हिस्सों में वज़ीर आज़म ने भी कहा कि तोड़ने की वो बातें करें, उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं ये आपको इसी हवाले से सुनी सुनाई लग रही हैं? आप मुझे बताइए ना कि जो अभी आपने सारी गुफ्तगू की है नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू उससे कैसे मुख्तलिफ है? मतलब ये तो कई जगहों के ऊपर तो अल्फाज तक एक है, तो जाहिर है कि इनका जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो इंडियन नैरेटिव के बहुत करीब है। अच्छा, अब यहाँ पे एक अलबत्ता मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगा कि बुनियादी मकसद नवाज शरीफ का ये है कि उनके जो मुकदमात हैं उनको पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए और बताया जाए कि चूंकि पाकिस्तान में ये इदारे सब कुछ कर रहे हैं
और वहाँ पे जो अपना सब कुछ है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो जमहूरियत, ये सियासत नहीं है और सारा कुछ वो कर रहे हैं, इसलिए मुझे केसेस में फंसाया गया है। हालांकि जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस, पहली बात तो यह है कि सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस हैं, किसी का कोई ओरल एविडेंस का तो केस नहीं है जिसके ऊपर आप कहें कि ये केस बनाया गया या कुछ किया गया। और तमाम जो इंडिया का जो नैरेटिव रहा है, इसीलिए जो आज PMLN का वर्कर है, इसीलिए जो आज आम पाकिस्तानी है, आप देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने सख्त जो है वो स्टैंड ले लिया, उन्होंने अपने सारे पत्ते भी खेल दिए, शहबाज शरीफ अरेस्ट भी हो गए। उसके बाद लाहौर में जो उनका जलसा हुआ वो आराम से वो मैरिज हॉल में भी हो सकता था, इतने लोग नहीं निकले उनके, क्योंकि आम जो PMLN का वर्कर है वो पाकिस्तानी है, उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। सो वो नवाज शरीफ के साथ कभी भी खड़ा नहीं होगा इस नैरेटिव के ऊपर जो उन्होंने दिया है, और इसीलिए उनकी पार्टी का जो है वो शदीद रिएक्शन है, उनके वोटर का शदीद रिएक्शन है। और जिस तरह से अभी आपने बात की कि जो इनके जलसे हैं वो डिले हुए हैं, ये मजीद डिले होंगे, और ये जो तहरीक है ये चलने से पहले ही आप देखेंगे कि ये बंद हो जाए। अच्छा मिनिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसमें एक तो कॉन्ट्रडिक्शन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे जितने काफ़ी जिनको कहते हैं कि लिबरल माइंडेड लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी मौलाना की क़यादत में खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि मैं उन सवालात पे आऊँ, मीडिया के हवाले से क्या मौलाना फजलुर रहमान से पहले कहा था और अब कहा था, इंडियंस ने मदरसा स्टूडेंट्स के इस्तेमाल करने के हवाले से भी बात की, और उनको पिच किसके खिलाफ करना है, उनको सामने किसके खड़ा करना है, ये प्लान भी वहाँ पे कंसीव हुआ, जिसका इजहार वो अपने पब्लिक फोरम्स पे करते रहे, और एक ऑफेंसिव डिफेंसिव चलाते हैं। उनके मेजर गुराव है कौन है जो कि एको करते हैं अजीत दोवल की पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं, इंडियन ने किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना है। आइए ज़रा गौर से सुनते हैं। There are so many options on the table if you want to bring Pakistan to your knees. If you want to break Pakistan, you must break the will of the Pakistani army to fight. I'm telling you, and when you start damaging their army, Pakistan will come down to its knees. पाकिस्तान में 30,000 रेगुलर मदरसाज हैं और लाखों अनरेगुलेटेड मदरसाज हैं। एक मदरसे से एक बच्चा निकलेगा, they will continue fighting for the next 100 years. जी, आपने सुना फवाद चौधरी साहब के मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करें, उन्हें निकालें और पिच करें पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या अब इसी पे अमल करने की कोशिश हो रही है? और बिलावल साहब भी सरप्राइजिंगली आके मौलाना के साथ खड़े हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब भी मौलाना की क़यादत में आके खड़े हो गए, और प्लान ये वही वाला है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है। देखें जी, ये जो खतरा है ये इसमें हमारा अपना भी बहुत बड़ा हाथ है। 1980 की दहाई में हमने जो पॉलिसीज इख्तियार की, अनफॉर्चुनेटली वो अब एक हम पे उसका जो रिपरकशंस हैं वो हम फेस करते हैं। और मैं बड़े अरसे से ये जो बात है ये कर रहा हूँ कि कभी भी स्टेट अलाउ नहीं कर सकती इस तरह की सिचुएशन विद इन स्टेट, और लेकिन हमने बारहा इसको टॉलरेट किया है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और आज हिंदुस्तान अगर ये कह रहा है और एज ए पॉलिसी अगर मदरसों को रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाह रहा है, और जितना इजहार जिस तरीके से आपने दिखाया अभी इंडियन जो एक इंटेलिजेंसिया उसकी तरफ से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और इसको ऊपर एक काबू करना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और ये मुझे उम्मीद है अब भी कि ये जो पीपल्स पार्टी का वर्कर है वो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि देखें मौलाना साहब जो हैं उनकी बहुत हमदर्दियाँ रही हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के साथ। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर की पॉलिसी के बिल्कुल बरखिलाफ एक काम है जो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का है, और मुझे उम्मीद है कि ये दबाव आएगा उनके ऊपर, उसके बाद वो भी अपनी जो पॉलिसी है उसको तब्दील करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर कतई तौर के ऊपर ऐसी क़यादत को कबूल नहीं करेगा। वो बहरहाल एक प्रोग्रेसिव पार्टी है। मिनिस्टर साहब, ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स और JUI के वर्कर्स और नून लीग के वर्कर्स एक ही जलसे में इकट्ठे हो, खासतौर पे पीपल्स पार्टी के वर्कर्स इस जलसे में उनके साथ हो, वो किस तरह का मंजर पेश होगा? ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर ही होगा। इसको अपना क्या नाम दिया जाए कि ये तो मतलब आप देखिए कि एक देग में इतने सारे डिफरेंट किस्म के पकवान जो हैं वो कैसे आपस में मेल करेंगे। ये तो वैसे ही है कि वो एक जो था ना लतीफ़ा, मैं देख रहा था कि सरदार साहब जो थे वो
उन्होंने उठाया हुआ था, एक मर्तबान उठाया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इसमें गर्म चीज़ गर्म रहती है और ठंडी चीज़ ठंडी रहती है। तो मैंने जो है चाय के साथ 2 कुल्फियाँ भी डाल दी हैं। तो ये तो वही हिसाब होगा कि चाय के साथ 2 कुल्फियाँ डली हुई हैं और देखते हैं कितनी देर चलती हैं। बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जलसे उसमें तो बड़े अच्छे अच्छे गाने भी चलते हैं, कल्चरल फोक सॉन्ग्स भी चलते हैं, लोग डांस भी करते हैं उस म्यूज़िक के ऊपर जो आपका फोक का सॉन्ग्स होते हैं। और JUIF का तो वो इसके ख़िलाफ़ है, मुखालिफ है। मैं इस हवाले से मज़ीद आपकी राय लेना चाहूँगा और एक दो और चीज़ें कि कॉन्ट्रडिक्शंस इस हवाले से किधर आ रही हैं, और पहले मीडिया की आज़ादी की जंग और अब मीडिया को धमकियाँ, ये क्या मामला है? एक वक्फे के बाद हमने नून लीग की तो बात की। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब धरना लेके इस्लामाबाद के पास आए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो मीडिया की आज़ादी के चैंपियन हैं। क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं मीडिया के साथ खड़ा हूँ और मैं अपील करता हूँ मीडिया मालिकान से, मीडिया एंकर से, मीडिया पर्सन से खुलकर आज़ादी मार्च का हिस्सा बने और हुकूमत के इन फैसलों के खिलाफ बगावत कर दें। जी नाज़रीन, और हाल ही में मीडिया को क्या कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, खुद ही सुनिए। मैं मीडिया चैनल को भी कहना चाहता हूँ, मीडिया पर्सन को भी कहना चाहता हूँ, एंकर्स को भी कहना चाहता हूँ कि इस गंदे पानी में हाथ न डालो, अपना मुंह गंदा करो। तुम्हें किसी से वास्ता नहीं पड़ा था। तुम्हारा काम, रियासत का काम यह है कि वो शहरियों की किरदार कुशी करे। तो फिर हमसे तवक्को मत रखे कि वो मेरी किरदार कुशी करेंगे और मैं उसका एहतराम करूँगा। जी मिनिस्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये इतनी वाज़ेह कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है इनके 2 बयानात में? देखिए जी, अपने पे आती है तो फिर कंट्रडिक्शन हो जाती है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि उनकी जो मीडिया की आज़ादी है, इनको हक की बात पसंद है लेकिन वो बात जो उनके हक में हो, तो ये एक प्राइमरी प्रॉब्लम है। और अगर आप उन पर तनकीद करें और जिस तरीके से आपने पहले बताया कि बुनियादी तौर के ऊपर तो वो ये समझते हैं कि उनके पास मसल पावर है और यही पावर लेके वो खुद को एक डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ कहते तो हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। वो तो रिलाय करते हैं अपनी मसल पावर के ऊपर, और जो पार्टी भी या जो कुव्वत भी अपनी मसल पावर के ऊपर रिलाय करेगी वो कुछ भी हो सकती है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। और इसीलिए जो पीपल्स पार्टी की तरफ से और PMLN की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को अपनी क़यादत के लिए चुनना ज़्यादा अफसोसनाक बात है और हैरतनाक बात है कि कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं वो किसी तौर के ऊपर भी इस तरह की एक शिद्दत पसंद गिरोह को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद नहीं करती। हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है जहाँ पे हमने देखा कि एक मेन शिद्दत पसंद पार्टीज़ जो हैं वो मेन स्ट्रीम हो गई और अब तो नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर RSS के एक नुमाइंदा हैं, और BJP जो है वो एक RSS की एक समझिए कि सब्सिडरी है, वो हुकूमत कर रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कभी नहीं हुआ और मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के अवाम की जो एक पॉलिटिकल सोच है उससे पूरी उम्मीद है कि इस कोशिश को बुरी तरह मुस्तरद करें। जब मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, क्या इस वजह से मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने हेड बनाया कि उनके अपने पास स्ट्रीट पावर नहीं है? और मौलाना साहब, जैसे कि हमने आपको इंडियंस भी बताया कि किस तरह से वो चाह रहे हैं कि क्या पिच किया जाए मदरसा स्टूडेंट्स को हुकूमत के खिलाफ, उनके पास वो वाली स्ट्रीट पावर है, अपनी उनकी पावर ख़त्म हो गई है स्ट्रीट पावर, ये वजह है? 100% यही है, 100% यही वजह है। और वो ये कर रहे हैं इस वक्त कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो एक, चूँकि इस वक्त आप, मैंने जिस हिसाब से पहले कहा कि बिलावल साहब का या शहबाज शरीफ का तो भी आप जलसा देख लें, लाहौर में जो PMLN का जलसा किया वो आराम से किसी मैरिज हॉल में भी, मैरिज हॉल में हो सकता था। वो पॉपुलैरिटी नहीं है शायद इन 2 पार्टी। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।